नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो अंतरा भाग 2 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 4 प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अध्याय है जो इसके जो कवि हैं वो है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जीवन काल रहा है 1934 ईस्वी से लेकर 2018 ईस्वी तक। इनका जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और बाद में इन्होंने वहीं से आधुनिक हिंदी कविता के बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर अवकाश प्राप्त किया। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। संप्रति मतलब हाल ही में दिया है, ये 2018 से इनके देहांत से पहले की बात है। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि माने जाते हैं। वो अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। जमीन पक रही है संकलन में जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। संवेदना और विचारबोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई है और उनमें एक नई ऋजुता और बेलोसपन आया है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर इनको 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिर 1994 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमारन आसान व्यास सम्मान तथा दयावती मोदी पुरस्कार आदि कई सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल के सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें मानी जाती हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत ये इनके निबंध संग्रह है। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र माना जाता है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर और मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित किया गया है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। गंगा में बंधी नाव एक ओर, मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि, उनमें उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य अपनी रोह में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है।
यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल और अर्थ के स्तर पर गहरी मानी जाती है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय भी माना जाता है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थों को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा भी सहज है। शब्दार्थ में पहला है लहर तारा या मंडुवाडी है। यह बनारस के मोहल्लों के नाम। बवंडर होता है अंदर या आंधी। सुबुगाना मतलब जागरण या जागने की क्रिया। पचख्या अंकुरण निचाट बिल्कुल एकदम सही सांझ शाम की शुरुआत। स्तंभ खंबा अलक्षित अज्ञात या न देखा हुआ। अर्घ्य पूजा के 16 उपचारों में से एक। दूध चावल आदि मिला हुआ जल जो देवता के सामने श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता है। दशाश्वमेध मतलब बनारस के एक घाट का नाम जहाँ पूजा स्नान आदि होता है। बनारस कविता शुरू करते हैं। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ वसंत रूपी प्रसन्नता के आगमन का चित्रण करते हैं। कवि बनारस में ऋतु परिवर्तन के साथ होने वाले बदलावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बनारस में बसंत का आगमन अचानक होता है, जिसके लिए शहर पहले से तैयार नहीं होता है। वसंत आने के साथ ही अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए ख्याति प्राप्त लहर तारा और मडुवाडीह में विशेष रूप से गतिविधियां बढ़ जाती हैं और संपूर्ण शहर भावी समृद्धि व प्रसन्नता हेतु लालायित हो जाता है और उस बवंडर में चारों तरफ धूल का एक गुबार उड़ जाता है और ऐसे लगता है कि उस बवंडर की धूल से इस शहर में रहने वाले लोगों की जीभ किरकिराने लगती है। जो सोचता है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह कह रहे हैं कि जिसको प्राप्ति की इच्छा है वह उत्सुकता से लेने की प्रतीक्षा करता है और जो प्रदाता है देने वाला है वह उन्हें प्रदान करने लगता है। इस परिवेश में व्यक्ति जब प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर जाता है तब उसको ये अनुभव होता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु व निर्जीव पत्थर भी परिवर्तन की अनुभूति कर रहे हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी है और खाली पात्र लिए हुए भिक्षुओं के चेहरे में चमक है और वह अब आशान्वित होती जा रही है। तुमने देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज
एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि भिखारियों के पात्र में धन, अन्न आदि भरना उनके लिए वसंत के समान ही है। जिस प्रकार वसंत आता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार भिखारियों के कटोरे में भी वसंत आ जाता है, उनको भिक्षा मिल जाती है। भिक्षा किस किस रूप में मिलती है? अन्न और धन के रूप में। भिक्षुओं का जीवन निर्वहन उन्हीं कटोरों की रिक्तता और भरे होने पर निर्भर करता है कि जब उनके कटोरे भर जाते हैं तब उनके बसंत आ जाता है, खाली रह जाते हैं तब उनके अकाल पड़ जाता है। आगे कवि कहते हैं कि बनारस का जीवन चक्र भी कुछ इसी प्रकार का है, जो कि इच्छाओं की पूर्ति होने के साथ शुरू होता है और शाम तक जलते शवों के समान खाली होता जाता है। अर्थात जीवन का प्रारंभ और अंत बनारस के घाटों से स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह है धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता में बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास जी की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि बनारस के जीवन की स्थिरता व मध्यम गति को निरूपित करने वाली ये वसंत रूपी ऋतु जो है, इसमें बनारस की जो प्रकृति है वो धीमी गति से जीवन व सुकून से समृद्ध है। यहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण व कण कण धीमी गति से बढ़ता जाता है। यहाँ की जो धूल है वो धीरे धीरे उड़ती है। लोग किसी बेतहाशा दौड़ और गला काट प्रतिस्पर्धा में भागीदारी नहीं है, लोग उनकी भागीदारी नहीं है, उन्हें कोई जल्दी भी नहीं है कि वे धीरे धीरे चलते हैं। मंदिर के घंटों की ध्वनि धीमी और मधुर है, शाम की मध्यम गति से होती है और सुकून से वो भरी हुई है कि वो भी हमें सुकून देती है। आगे कवि कहते हैं कि यह धीमापन ही इस शहर की प्रवृत्ति तथा खूबसूरती मानी जाती है। यह धीमापन बनारस को स्थिर किए हुए है, मतलब एक जगह रोके हुए है और एक सूत्र में बांधे हुए है। इस शहर में कुछ गिरता नहीं, अर्थात यहाँ पतन नहीं है, परिवर्तन भी नहीं देखने को मिलता। हर वस्तु विचार अपने मूल रूप से सुरक्षित है। गंगा भी वहीं है, नाव भी वहीं है और तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी एक ही स्थान से लोगों को भक्ति की प्रेरणा दे रही है। कभी नई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस के दार्शनिक पक्ष को उजागर किया है। वो कहते हैं कि ढलते शाम के समय आरती की रोशनी से वाराणसी यानी बनारस की बनावट अलौकिक दिखाई दे रही है। यह शहर आधा जल में अर्थात गंगा की संस्कृति से ओतप्रोत है, आधा मंत्रों में यानी भक्ति में डूबा हुआ है, आधा शंख में यानी वेद और वेदांत की शिक्षा में रचा हुआ है, आधा शव में मतलब अंतिम समय का दर्शन कराता है, फूल श्रृंगार को, वह आधा नींद में डूबा हुआ
बनारस शहर की बेफिक्री दर्शाता है। वास्तव में बनारस के गूढ़ दर्शन किए जाएं तो वह आधा है, और आधा ही नहीं, बनारस सतत पूर्णता की ओर अग्रसर है, और पूर्ण भी वो नहीं है। जो वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं की खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा ये शहर है, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ जी कहते हैं कि बनारस में जो लोग हैं वो स्वयं के बल पर खड़े हैं, अर्थात उन्हें किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं आत्मनिर्भर हैं और आत्मसम्मान के साथ खड़े हुए हैं। मर्द व्यक्तियों की ओर इंगित करते हुए कवि कहते हैं कि जो आज नहीं है उनको भी प्रकृति, राख, प्रकाश, धुएं, सुगंध और हाथों से सहारा दिए हुए है। युगों युगों से बनारस गंगा पर एक टांग पर खड़े साधु के समान साधनारत दिखाई दे रहा है, तथा बिना किसी लक्षित सूर्य की आराधना करते हुए जल अर्पित कर रहा है। किंतु जिसका दूसरा पैर कहाँ है उसे स्वयं को भी ये मालूम नहीं है, अर्थात भौतिक चिंताओं से दूर सिर्फ प्रकाश की कामना में लीन है बनारस। दूसरी कविता है दिशा। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। उसने जवाब दिया कि जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है उधर ही हिमालय है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना, हिमालय किधर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि केदारनाथ कहते हैं कि स्कूल के बाहर एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, तो उस बच्चे से कवि केदारनाथ सिंह ने पूछा कि हिमालय किधर है, किस दिशा में है। तो वो बच्चा जहाँ जहाँ से उसकी पतंग गुजर रही है, वो बच्चा कहता है कि जहाँ जहाँ से उसकी पतंग गुजर रही है वहीं हिमालय है। बच्चे के इस जवाब को सुनकर कवि ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में पहली बार उन्हें यह पता चला है कि हिमालय की जो दिशा है वो वास्तव में किस ओर है। बच्चे के प्रश्न पूछने से पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता तो था। कवि यह जानना चाहता था कि हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, परंतु बच्चे के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया। बच्चे को केवल पतंग ही चारों ओर दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने इस हिमालय की दिशा अपने पतंग की उड़ने की दिशा को ही उस बच्चे ने हिमालय की दिशा बताया है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।